नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन आज देश की सबसे बड़ी खबर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सामने आने वाले हैं। इसे लेकर सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सामने होंगे। 224 विधानसभा सीटों की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। वोटों की गिनती और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, दिन आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे नतीजे सामने होंगे। न्यूज 18 पर सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे आप देख सकेंगे। कर्नाटका विधानसभा चुनाव 2000 से ज्यादा उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में। एग्जिट पोल के जरिए भी कुछ खास नतीजे सामने नहीं आ पाए, कुछ खास रुझानों के बारे में अंदेशा नहीं लग पाया, लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खास। राजनीतिक दलों में उत्सुकता बढ़ती हुई और साथ ही साथ इसी उत्सुकता के साथ न्यूज 18 पर आप सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे देख पाएंगे। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव, जिसके लिए काउंटिंग की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली है। महज 1 घंटे का वक्त बाकी रह गया है और उसके बाद धीरे धीरे जितने भी रुझान होंगे सबसे पहले न्यूज 18 आप तक पहुंचाएगा। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस में खासी टक्कर। मुख्य मुकाबला हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच। कर्नाटक में काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती वह शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कुछ ही घंटों में रुझान आ जाएंगे और दोपहर बाद तक स्थिति साफ हो जाएगी। वोटों की काउंटिंग के लिए चुनाव आयोग तो कमर कस ही चुका है। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस जैसी पार्टियों ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। 10 मई को मतदान के बाद हुए तमाम एग्जिट पोल बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बता रहे हैं, जबकि जेडीएस किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ एग्जिट पोल्स पर। रिपब्लिक पी मार्क्यू एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 85 से 100 सीटें, कांग्रेस को 94 से 108 सीटें और जेडीएस को 24 से 32 के साथ अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। जी न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 89 से 94 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 103 से 118 सीटें, जेडीएस को 25 से 33 सीटें और अन्य को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 78 से 94 सीटें, कांग्रेस गठबंधन 106 से 120 सीटें, जेडीएस को 20 से 26 सीटें और अन्य को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एशिया नेट के एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 94 से 117 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 91 से 106 सीटें, जेडीएस को 14 से 24 सीटें और अन्य को 0 से 2 सीटें तक मिल सकती हैं। 10 मई को कर्नाटक की सभी 224 सीटों पर मतदान हुआ। सूबे की जनता ने लोकतंत्र पर भरोसा दिखाते हुए 70% मतदान किया। मतदान का प्रतिशत देखते हुए जहां बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है, तो कांग्रेस एग्जिट पोल के आंकड़ों से उत्साहित है। हालांकि बीजेपी नेताओं का मानना है कि एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हुए हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वोटिंग होने के बाद से यहां सियासी सरगर्मी बनी है। इस बीच जेडीएस ने कहा है कि वो तय कर चुकी है कि परिणाम घोषित होने के बाद सरकार बनाने में किस पार्टी का समर्थन करेगी। बहरहाल कर्नाटक में इस बार का सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। दोनों पार्टियों ने सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रखा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक की जनता ने किसके पक्ष में ये फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कर्नाटक में वोटिंग के बाद अब चुनावी नतीजों के ऐलान की बारी है। चुनाव नतीजों से पहले आया एग्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है कि कई एग्जिट पोल पार्टी को बढ़त हासिल करती हुई दिखा रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा का चुनाव महज आम ढर्रे पर होने वाला चुनाव नहीं है। इस चुनाव की सियासी अहमियत सिर्फ कर्नाटक की राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी ये अहम माना जा रहा है। कर्नाटक के चुनाव के नतीजों को 2024 की चुनावी जंग से जोड़कर भी देखा जा रहा है।
जाहिर है कर्नाटक के नतीजों पर सिर्फ कर्नाटक की नहीं बल्कि तमाम चुनावी राज्यों की नजर है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो कर्नाटक को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे और अपनी अपनी आशंकाएं हैं। अब जैसे कर्नाटक चुनाव हो गया, वो सारे लोग अब रायपुर में आने वाले हैं। आज 20-25 अधिकारी पहुंच जाएंगे, उसके पीछे पीछे और लोग आएंगे। तो अभी पूरा टारगेट में छत्तीसगढ़ और रायपुर है। मतलब अपनी हार स्वीकार कर लिए। यदि ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब हार स्वीकार कर लिए। और छत्तीसगढ़ जैसे कहीं रिजल्ट आ गया तो ऑपरेशन कमल कहां से हो जाएगा? वो 14 है और कांग्रेस 71 है, क्या ऑपरेशन कर लेंगे? और इस समय कर्नाटक की जनता ने ठान लिया है वो 150 पार जाना है, समझ गए ना? तो वो फिर उसके कहीं वो ऑपरेशन कुछ नहीं होना है। कर्नाटक के नतीजे आने से पहले ही छत्तीसगढ़ में भी सियासी कलह परवान चढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, एक बार नहीं अनेक बार कहा है, जो राज्य और देश का पैसा लूटेगा वो जेल जाएगा। और ईमानदार सरकार केंद्र में चल रही है और मोदी जी ने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो इस प्रकार से भ्रष्ट आचरण वाले जो लोग हैं वो भयभीत हैं और मोदी जी तो कहते हैं कि वो भयभीत रहना चाहिए, तब जाकर देश सुधरेगा। कर्नाटक चुनाव का अंतिम परिणाम आना बाकी है। आगामी लोकसभा से पहले दक्षिण भारत में एकमात्र बीजेपी का माने जाने वाला कर्नाटक चुनाव का परिणाम कई मायनों में खास रहने वाला है। अब तक आए सर्वेक्षण के मुताबिक कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। हालांकि चुनाव परिणाम भी क्रिकेट मैच की तरह होते हैं, कब कौन बाजी मार जाए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए ममता लांजेवार की रिपोर्ट। मतगणना से जुड़े आंकड़े लगातार अपडेट लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश से आ रही बड़ी खबर की चर्चा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बुधनी जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। धार्मिक आयोजन में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। नरसिंहपुर गोटेगांव भी जाएंगे मुख्यमंत्री। बुधनी के दौरे पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान श्रद्धांजलि सभा में सीएम शिरकत करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी। आज बुधनी के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर सौगातों का दिन भी हो सकता है, क्योंकि कई सारे विकास कार्यों का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। हालांकि धार्मिक आयोजन मुख्य तौर पर, इस वजह से बुधनी दौरा उनका तय हुआ। नरसिंहपुर गोटेगांव भी सीएम शिवराज सिंह चौहान जाएंगे। श्रद्धांजलि सभा में सीएम शिरकत करेंगे। तो बुधनी के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धार्मिक आयोजन में शिरकत करने वाले हैं। श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है नरसिंहपुर गोटेगांव में, जहां पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी आज रहेगी। तो आज के कार्यक्रमों को लेकर ये जानकारी। बुधनी में सीएम शिवराज सिंह चौहान कई अन्य स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। और भोपाल से ही अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में बैठक होगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। बीजेपी के आला नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा हो सकता है कि रणनीति आगे क्या रहे बीजेपी की, इस बैठक के बाद निकलकर सामने आए। बीजेपी की संगठन स्तर पर मजबूती की कोशिशें भी लगातार चल रही हैं और इसी बीच भोपाल में बीजेपी दफ्तर में बैठक, विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। राजधानी भोपाल से बड़ी जानकारी। बीजेपी की बड़ी बैठक आज होने वाली है। आगामी चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की, जो कि आज बिलासपुर के दौरे पर आएंगे। बिलासपुर विधानसभा में सीएम भेंट मुलाकात करेंगे। क्षत्रिय कुर्मी समाज के शपथ ग्रहण समारोह में भी सीएम शामिल होने वाले हैं। मदार शाह बाबा के सालाना उर्स कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। अरपा विकास प्राधिकरण की बैठक में भी सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। स्वामी आत्मानंद लाल बहादुर शास्त्री स्कूल का भी उद्घाटन करने वाले हैं। बसंत विहार गेस्ट हाउस में अलग अलग प्रतिनिधि मंडल से मुख्यमंत्री मुलाकात करने वाले हैं। तो ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रमों को लेकर जानकारी। बिलासपुर के दौरे पर मुख्य तौर पर सीएम, बिलासपुर विधानसभा में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम। कोशिश यही रहेगी कि फौरन निराकरण उन तमाम समस्याओं का मुख्यमंत्री कर पाएं, जैसा कि सिलसिलेवार चला आ रहा है। आज भी इसी तरह से क्रमशः
भेंट मुलाकात का कार्यक्रम सबसे पहले और तमाम स्थानीय कार्यक्रम भी जिनमें मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। स्वामी आत्मानंद लाल बहादुर शास्त्री स्कूल का उद्घाटन करेंगे। बसंत विहार गेस्ट हाउस में अलग अलग प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करेंगे। हो सकता है कांग्रेस विधायकों से, कार्यकर्ताओं से चर्चा कर आगामी रणनीति को लेकर भी चर्चा हो, क्योंकि विधानसभा चुनाव इसी साल। सीएम भूपेश बघेल आज कुल मिलाकर बिलासपुर के दौरे पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम आज बिलासपुर विधानसभा के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लोग मुख्यमंत्री से संवाद कर सकते हैं, अपनी समस्याएं उन्हें बता सकते हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री की कोशिश रही है कि फौरन निराकरण ऑन द स्पॉट उस समस्या का हो, साथ ही साथ सौगातों का दिन भी उस जिले के लिए होता है जब जब मुख्यमंत्री यहां पहुंचते हैं। सहयोगी ममता ज्यादा जानकारी देंगी। ममता, क्या कुछ जानकारी आज के कार्यक्रमों को लेकर? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11 बजे पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर से रवाना होंगे और उसके बाद बिलासपुर पहुंचेंगे और वहां पर जो सनातन क्षत्रिय कुर्मी समाज है उसके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हजरत मदार शाह बाबा का सालाना उर्स कार्यक्रम है, उसमें शामिल होंगे। उसके बाद आईसीसी बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। तारबहार में स्वामी आत्मानंद मल्टीपर्पज स्कूल का उद्घाटन करेंगे। एमएलसीपी बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद अरपा विकास प्राधिकरण को लेकर बैठक लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2:30 बजे जो हरदेव लाल भगवती मंदिर है वहां पर दर्शन करेंगे और इसके बाद स्वामी आत्मानंद लाल बहादुर शास्त्री स्कूल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दौरा कार्यक्रम है और लाल बहादुर शास्त्री स्कूल प्रांगण से रवाना होंगे और फिर एससीसीएल इंदिरा विहार गेस्ट हाउस आएंगे। यहाँ पर बसंत विहार हेलीपैड से यहाँ पर विभिन्न जो प्रतिनिधि मंडल है उनसे मुलाकात करेंगे। इस बात की जानकारी लेंगे कि राज्य सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं वो जमीनी स्तर पर पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, जनप्रतिनिधि बात सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, क्या ऐसी शिकायतें हैं जो आम लोगों को है और जिसको दूर किया जा सकता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें लोगों की जरूरतें क्या है, क्या ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार की मजबूती है, कहां पर सरकार को फोकस करने की जरूरत है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनकी जो रिपोर्ट है वो भी रिपोर्ट कार्ड भी एक तरह से लेते हैं और लगातार जो 90 विधानसभा का वो दौरा कर रहे हैं तो हर विधानसभा से वो रिपोर्ट कार्ड भी ले रहे हैं, क्योंकि चुनाव को महज 6 महीने का समय बाकी है और इस दौरान जो अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट जो है वो बाद में आलाकमान को भेजने में भी आसानी होगी और आने वाले समय में इसी से तय होगा कि किसकी जो है एक बड़ा फैक्टर होगा कि कौन रहेगा, किसकी टिकट कटेगी। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार कह रहे हैं कि भेंट मुलाकात के जरिए सीधे आम जनता से इंटरेक्शन हो रहा है, जिससे भरोसा भी सरकार के प्रति बढ़ता है और सरकार की और आम जनता के बीच जो है वो आत्मीयता का एक रिश्ता भी डेवलप होता है। सीधे तौर पर लोग अपनी बात मुखिया से रख पाते हैं, अपनी बात, चाहे वो शिकायत हो, चाहे वो खुशी हो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जमीनी हकीकत का भी पता चलता है कि जो योजनाएं हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है, अधिकारी काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं। जी ठीक है, चलिए देखना होगा क्या कुछ तस्वीरें आज सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका ममता इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। तो न सिर्फ सामाजिक बल्कि राजनीतिक महत्व भी इस दौरे का लगातार बढ़ता हुआ। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रायपुर से अगली बड़ी खबर की। भूपेश बघेल सरकार की बड़ी सौगात कल देखने को मिली। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को ये बड़ी सौगात है। 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ मानदेय उन्हें मिलने वाला है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,500 रुपए दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को जबकि 5,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने बजट में भी इस बात की घोषणा की थी। 2023 से 24 में मानदेय वृद्धि की घोषणा पर अमल अब किया जा रहा है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा अतिरिक्त मानदेय में बढ़ोतरी का आदेश जारी हो चुका है। इसी को लेकर बीते दिनों आभार सम्मेलन का भी आयोजन हुआ था और अब देखिए मानदेय बढ़ाने के इस फैसले पर अमल होता हुआ नजर आता है। आगे बढ़ते हैं भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां हमीदिया के कर्मचारी पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया है। हमीदिया में कुक का काम करता है पीड़ित। बदमाशों ने हमीदिया गेट के पास घेर कर चाकुओं से हमला किया, ये पीड़ित की तरफ से कहा गया है। गंभीर हालत में पीड़ित का इलाज फिलहाल जारी है। कोईफिजा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है। हमीदिया का ये पूरा मामला, कुक के तौर पर यहां पर काम करता है पीड़ित और उसके बाद ये आरोप उसकी तरफ से कि बदमाशों ने वहां पर पहुंचकर हमला किया है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। तो कोईफिजा पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई में भी पुलिस लगातार जुटी हुई, जो भी बदमाश फरार है उनकी तलाश की जा रही है।
का काम है मेरा। तो सरकारी कर्मचारी हो? ये शासकीय कर्मचारी हूँ। आपके साथ क्या हुआ 10 तारीख को? मैं साहब के लिए दूध लेने आ गया था अध्यक्ष ऑफिस में, आशीष गोयल सर के लिए। चाय बनती है साहब इन लोगों की। तो नीचे पीपल का पेड़ है मंदिर के नीचे हमारे बाजू में, जो गेट में पड़ा है। वहाँ 4 लोग थे, 2 लोगों ने छुरियाँ मार दी मुझे दोनों साइड। और अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और न कोई उन्हें पकड़ने की वो बिंदास खुले सांडों की तरह घूम रहा है। और उन्होंने ये किया है कि तुम बाहर मिलोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। वो कहाँ लगी? सेगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या विवाद रहा, क्या पूरा खुलासा अभी तक हो पाया है? जितेंद्र, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जितेंद्र, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो विवाद के बारे में जानकारी चाहेंगे। चलिए, कोशिश करेंगे हम संपर्क करें जितेंद्र से। लेकिन ये देखिए, पूरा विवाद अब लगातार बढ़ता हुआ, क्योंकि पुलिस भी अब इस तफ्तीश में जुटी हुई है कि आखिर विवाद क्या रहा, क्यों बदमाशों ने पीड़ित पर इस तरह से हमला किया। ये भी जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या पहले कोई इस तरह की घटना या इस तरह का कोई वाद विवाद रहा दोनों के बीच। हालांकि अभी पीड़ित की तरफ से कुछ स्पष्ट नहीं किया गया, बस यही कहा गया कि बदमाश पहुंचे और हमला कर दिया। लेकिन किस वजह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, ये तफ्तीश भी पुलिस की तरफ से फिलहाल की जा रही है। और अब मनेंद्रगढ़ से अगली बड़ी खबर, जहां सीमेंट से लदा एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। ट्रक के नीचे आने से साइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे में ट्रक का ड्राइवर भी घायल हुआ है। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला जा सका। बहरासी कुवारपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। बेहद ही गंभीर घटना। एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा और साथ ही साइकिल सवार इस ट्रक के नीचे दब गया, जिसे काफी कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। बेहद दुखद घटना। हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोशिशें लगातार की जा रही थी कि इस व्यक्ति को बचाया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। सहयोगी सुजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुजीत, किस वजह से हुई पूरी दुर्घटना? जी देखिए, बता दो, पूरा जो मामला है जनकपुर थाना क्षेत्र का है, जहां कुंवारपुर बहरासी, जो कि सकरा मार्ग कहा जाता है और घने जंगलों के बीच से गुजरता है ये पूरा मार्ग, और जहाँ पे भारी वाहन लगातार जो प्रवेश वर्जित रहता है, ऐसे जगह पे भारी वाहन जाना भी एक जो पुलिस विभाग के लिए चुनौती साबित होता है, जिसके देखते हुए जो वहां से निकल रही थी वाहन, ऐसे में अनियंत्रित होकर के ग्रामीण जो था साइकिल से जा रहा था, जिससे चपेट में आया और उसके मौके पे ही मौत हो गई। जहाँ पे जब ये हादसा हुआ लगभग 7 बज रहे थे शाम के, जिसके बाद देर रात तक रेस्क्यू चली। लगभग 7 से 8 घंटे बाद वहाँ सीमेंट बोरी हटाया गया, जिसके बाद ग्रामीण को निकाला गया। कितना दर्दनाक हादसा था। और पुलिस भी लगभग 3 घंटे बाद देर पहुंची। स्थानीय ग्रामीण एक सीमेंट की बोरी निकालने में काफी मशक्कत की, जिसके बाद 3 घंटे बाद जब जेसीबी पहुंची तो जल्दी हटाया गया, जिसके बाद ग्रामीण को हटाया गया। और फिर उसके बाद तफ्तीश की जा रही है और परिचालक और गंभीर चोट लगी है, उसे रेफर किया गया, और घायल को कम चोट लगी है, जिसे उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सुजीत जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं जगदलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां अरनपुर ब्लास्ट में 9 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड जगदीश, जयलाल और देवा को टारगेट पर रखा है। अबूझमाड़ और तेलंगाना सीमा के जंगलों में अब लगातार मौजूदगी की सूचना मिल रही है। लोकेशन ट्रेस की जा रही है इन तमाम नक्सलियों की। बस्तर में सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। जल्द मार गिराया जाएगा मास्टरमाइंड, आईजी की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है। यानी कि नक्सल ऑपरेशन में इस क्षेत्रों में तेजी आती हुई अलर्ट पर है तमाम सुरक्षा बल, और अब ये कोशिश कि मास्टरमाइंड को ढेर किया जा सके। तो अरनपुर ब्लास्ट, जिसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब मास्टरमाइंड को ध्वस्त करने की कोशिश सुरक्षा बल कर रहे हैं। से कि श्रीनिवास ज्यादा जानकारी देंगे। श्रीनिवास, एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर इस क्षेत्र में क्या कुछ जानकारी?
देखिए, दंतेवाड़ा के जो अरुणपुर मामले में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें हमारे 10 जवान शहीद हो गए थे। इस मामले को लेकर बस्तर पुलिस और दंतेवाड़ा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बस्तर आईजी ने दावा किया है कि अरुणपुर मामले में जो मास्टरमाइंड है जगदीश देवा और जयलाल, इसकी गिरफ्तारी करना, इनको मुठभेड़ में मार गिराना है। इसको लेकर तेलंगाना और की सीमा पर, अबूजुमार सीमा पर होने की खबर लगातार बस्तर पुलिस को मिल रही है, जिसके बाद ऑपरेशन भी तेज कर रहे हैं। इसी मामले में कल एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें एक माओवादी को ढेर किया गया था। जहां इनकी सूचना मिल रही, तत्काल ही मौके पर सुरक्षा बल पहुंचकर ऑपरेशन तेज कर रही है। साथ ही बस्तर आईजी ने दावा किया है कि जल्द ही इन तीनों लोगों को मार गिराया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका श्रीनिवास जानकारी के लिए। और अब देखिए 25 सेकंड पे खबर।